किसी शायर ने कहा था कि मत पूछो किस्सा उल्फत बड़ी लंबी कहानी है, अभी हमने हार नहीं मानी है, बस दरोगा बनने की ठानी है। तो आपने बस ठान ली थी, एक ही ड्रीम था। कहते हैं कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस स्टडी एंड एनालिसिस सेंटर पर। प्यारे साथियों, आज हमारे साथ जो हमारे मित्र बैठे हुए हैं, इस सभी UPSI में चयनित हैं, अपना अपना ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त कर चुके हैं। तो आज हम इन सभी भाइयों से पूछने वाले हैं कि इनका छात्र जीवन कैसा रहा, इन्होंने कैसे तैयारी की। कहते हैं कि दूसरों के अनुभवों से ज़रूर सीखना चाहिए, खुद पर प्रयोग करते रहे तो ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी। तो सबसे जानेंगे हम कि इन्होंने कैसे तैयारी की, कैसा इनका अनुभव रहा है। सबसे पहले हम धर्मेंद्र भैया से शुरुआत करते हैं। भैया अपने बारे में बताइए कुछ। मेरा नाम धर्मेंद्र निरंजन है। अभी वर्तमान में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हूँ मैं, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लगभग मुझे 6.5 साल सेवा देते हुए हो गए। 2016 से सेवा दे रहा हूँ, अक्टूबर से। तो उसके साथ साथ पढ़ता रहा। बस मन में यही था कि कहीं ना कहीं बनना सब इंस्पेक्टर ही है मेरा। तो मैं तो किसी का फॉर्म भी नहीं डालता था। हाँ, केवल सब इंस्पेक्टर, केवल सब इंस्पेक्टर, एक ही ड्रीम था। 2017 में पटवारी की भी बहुत वैकेंसी 10,000 आई थी, मैंने पटवारी का भी फॉर्म नहीं डाला था। किस्सा ने कहा था कि मत पूछो किस्सा उल्फत बड़ी लंबी कहानी है, अभी हमने हार नहीं मानी है, बस दरोगा बनने की ठानी है। बस एक ही ड्रीम था, शुरू से सोचा कि दरोगा बनना है बस। भैया आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम शिवम साहू है और मैं दतिया जिले का निवासी हूँ। मेरी 2017 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। उसके बाद मेरा अल्टीमेटली गोल तो यही है कि सिविल सर्विसेज में जाना है। अच्छा। लेकिन चूँकि मध्य प्रदेश में अभी जो सिविल सर्विसेज का प्रोग्राम है वो थोड़ा सा डिले चल रहा है, तो इसी बीच मैंने UPSI में फॉर्म डाला और मेरा उसमें चयन हो गया। फिर उसके बाद मैंने सारी जितने भी उसकी स्टेज रहती हैं वो क्वालिफाई करके फाइनली सेलेक्ट हो गया हूँ। अभी मेरा MPPSC 2019 का इंटरव्यू है और 2020 का इंटरव्यू भी है और 2021 का मेंस भी देना है, तो उसमें लगा हुआ हूँ। फाइनली अभी UPSI में चयन हो गया है तो उसको ज्वाइन करूँगा, फिर आगे मेरी जर्नी जारी रहेगी। PSC की तैयारी आप बराबर कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल लगा हुआ हूँ। अभी चूँकि फाइनल स्टेज बचा हुआ है 2019 और 2020 का इंटरव्यू का, उसके लिए भी मैं प्रयासरत हूँ। बाकी अभी फ़िलहाल में जो मेरे से UPSI में चयन हुआ है तो उसको मैं ज्वाइन करूँगा। जी भैया आप कुछ अपने बारे में। मेरा नाम मयंक गुप्ता है, मैं दतिया ज़िले का निवासी हूँ। मैंने 2014 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। उसके बाद मेरा कई एग्ज़ाम मैंने दिए हैं, जिसमें 2016-17 में MP कांस्टेबल वगैरह निकला। लेकिन अपना मुख्य उद्देश्य था कि सामाजिक कार्य के द्वारा ऐसे काम करना जिसमें अपने परिवार का नाम हो सके, साथ में अपन समाज की मदद कर सकें, समाज सेवा का काम भी अपन कर सकें। इसके लिए मैंने कई एग्ज़ाम दिए, जिसके बाद 2021 में UPSI की परीक्षा आई। मेरा अल्टीमेट गोल UPSI करना नहीं था, लेकिन आया फिर कुछ अपने मित्रों की मदद से मैंने इसमें पेपर दिया और सभी माई की कृपा से एवं दोस्तों की मदद से मेरा उत्तर प्रदेश इंस्पेक्टर सिलेक्शन हो गया। भैया आप अपने बारे में। मेरा नाम है रूपेंद्र यादव और मैं दतिया जिले का निवासी हूँ और वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हूँ। और ये मैं 2019 बैच का सिपाही हूँ और अभी फाइनली मेरा UPSI में हो गया है। शुरू से ऐसा था कि मुझे यूनिफॉर्म सर्विस के लिए झुकाव था और मैं हमेशा से ही मतलब डिफेंस में जाना चाहता था। तो इसके लिए मैंने NDA वगैरह ट्राई किया, उसमें नहीं हुआ। तो कॉलेज के बाद जैसे ही मेरी 2018 में ग्रेजुएशन पूरी हुई, उसके बाद तुरंत ये सिपाही की वैकेंसी आई UP में। तो मैंने सोचा पास में पोस्टिंग मिल जाएगी और ठीक रहेगा मतलब। तो फिर मैंने ये सिपाही पर ज्वाइन कर लिया। तो ड्यूटी के दौरान थोड़ी मतलब मन में था, हमेशा से था कि यूनिफॉर्म सर्विस चाहिए है, स्टार्स वगैरह और ये सब मतलब फैसिनेटिंग चीज़ें थी। तो मेरे लिए हमेशा से यही था। जब ये वैकेंसी आई तो मैंने सोच लिया था कि अब मुझे इसके अलावा किसी चीज़ पे फोकस नहीं करना है। तो ड्यूटी के दौरान यही था कि नाइट ड्यूटी चलती थी तो दिन में काफ़ी टाइम मिल जाता था। तो फिर मतलब पूरा फुल फोकस सेल्फ स्टडी पे, ना मतलब कोई ऑनलाइन बैच वगैरह नहीं, केवल मतलब हाँ खाली सिलेबस रखा था मैंने सामने और बस पूरा अपना सेल्फ स्टडीज़ फोकस करते हुए, जिसमें मतलब काफ़ी अच्छा स्कोर भी रहा फिर, और इस तरह से मुझे इसमें सफलता मिली। तो भैया आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम अजय राजपाल है, मैं भी दतिया का ही निवासी हूँ। मेरा अभी 2021 UPSI की वैकेंसी में चयन हुआ है। मैंने 2020 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद कोरोना का टाइम चल रहा था तो पढ़ाई घर से ही चल रही थी। उसके बाद पता चला कि UPSI की वैकेंसी आई है, तो उसमें वैसे तो मैं SSC का छात्र रहा हूँ, SSC वगैरह के लिए ट्राई कर रहा था।
लेकिन जैसे यूपीएसआई की वैकेंसी आई मैंने इसमें फॉर्म डाला और यहाँ पे माई की कृपा से आज सारे स्टेज जितने भी सारे थे फिजिकल DBPST सारे, कल हम लोगों का ज्वाइनिंग लेटर भी हम लोगों को मिल गया है। और मेरा बचपन से ही मतलब शायद 7-8 साल से ही एक ड्रीम था पुलिस जॉब का, मतलब दरोगा तो नहीं कह सकते, बाद में दरोगा हो गया, लेकिन हाँ वर्दी वाला एक जुनून था कि नहीं यार वर्दी, मतलब छोटे में देखते थे कहीं एक्सीडेंट हो गया उधर पुलिस आती तो आदमी मतलब एक तितर बितर हो जाते थे पुलिस को देख के, तो बस एक वर्दी का जुनून था। और बाकी माता पिता हमारे गुरु दिनकर यादव, उनका विशेष स्नेह रहा, उनके मार्गदर्शन में मेरा 2021 यूपीएसआई में चयन हुआ। तो अब हम सभी से पूछते हैं कि सबका अनुभव कैसा रहा, पढ़ाई इन्होंने कैसे की, क्या इनका रूटीन रहता था। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं, आपका कैसा रूटीन रहता है, आपके हिसाब से युवाओं को कैसे तैयारी करनी चाहिए इस कठिन समय में जहां पद बहुत कम आते हैं और कैंडिडेट बहुत ज़्यादा रहते हैं, साधारण शब्दों में कहें तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, कैसे तैयारी करनी चाहिए? देखो, मैंने जिस तरीके से तैयारी की उसके अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है कि व्यक्ति को वर्तमान समय में हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क तो बहुत ज़रूरी है। अगर वह बहुत हार्ड वर्क करता है लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं करता है तो मुझे नहीं लगता कि उसका चयन आसानी से हो पाएगा। अब बात बहुत सारे मिलते हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो मेरा खुद का रूटीन ये रहा है कि चूँकि मेरा सपना ये था कि सिविल सर्विसेज में जाना है स्टार्टिंग से ही, तो जैसे सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग में उठना, कम से कम 5-6 बजे आराम से उठ के तैयार हो जाना और फिर आराम से फ्रेश होके अपन को स्टडी करना है। जैसे 6 बजे से 12 बजे का एक शेड्यूल बना लिया, 6 घंटे अपनी स्टडी हो गई है आराम से, फिर उसके बाद नहाना और खाना पीना खा के थोड़ा सा रेस्ट करना 1 घंटे, तो लगभग 2 बजे से 3 बजे के बाद फिर लगभग 8 बजे तक स्टडी करना। ये लगभग 10 घंटे आराम से अपना अगर पर्टिकुलर एक तरीके से एक स्ट्रेटजी बना के फॉलो करके, और अगर किसी भी चीज़ में अगर हम उसकी स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका ज़रूरी है सिलेबस देखना, रोज़ सिलेबस देखना। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर रूम में स्टडी करते हैं तो उसमें सामने ही आप सिलेबस लगाओ उसको और उसका एक एक पॉइंट पढ़ के देखो, उसको देखो कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, बस उन्हीं पूरा सिलेबस को अपन को देख के तैयारी करनी है। और उसमें भाई अपनी स्ट्रेटजी बनाओ कि एक सब्जेक्ट को कितना समय देना है, दूसरे सब्जेक्ट को कितना समय देना है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटजी से नहीं चलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप अपना अल्टीमेटली गोल पा पाओ, है ना। तो इस संदर्भ में मुझे लगता है कि अगर एक प्रॉपर स्ट्रेटजी हो और हार्ड वर्क के साथ आप स्मार्ट वर्क करो, चाहे आप 4 घंटे दो 6 घंटे दो, लेकिन एक कंसिक्वेंस एक बिल्कुल रहना चाहिए। कंसिस्टेंसी अगर रहती है और आप लगातार परसिवरेंस, ये सारी चीज़ें हार्ड वर्क ये अगर आप फॉलो करते हो तो आपका चयन निश्चित है, चाहे कितने भी पद आएँ, क्योंकि भीड़ तो बहुत है, लेकिन अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अपने गोल के प्रति डेडिकेशन रखते हैं तो आपका चयन निश्चित रूप से संभव है, निश्चित रूप से। जी भाई। धर्मेंद्र भाई, नौकरी के साथ साथ तैयारी करना स्वाभाविक सी बात है, बहुत मुश्किल है क्योंकि नौकरी भी करनी है, नौकरी को भी समय देना है, फिर पढ़ाई भी अच्छी तरह से करनी है पूरे डेडिकेशन के साथ। तो आपने कैसे खुद को मैनेज किया? देखिए भाई, सबसे पहले तो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो काफ़ी सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव डिपार्टमेंट है। मेरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मैं बिलोंग करता हूँ। तो शुरुआत में तो ऐसा रहा, नई नौकरी थी तो कुछ पता नहीं था, ज़्यादा जानकारी नहीं थी कैसा क्या नौकरी करनी है, हमको क्या करना है। तो जैसे क्षेत्र में जाते थे ड्यूटी के दौरान तो वहीं किताबें ले गए, हाँ, तो कुछ कंटिन्यूटी हमेशा रही, एक दिन भी ऐसा नहीं रहा कि कभी गैप रहा हो पढ़ाई में। मैं ट्रेनिंग के दौरान भी बालाघाट भी रहा 6 महीने, तो भले ही सब लोग अपने दौड़ दाड़ के या सब एक्सरसाइज करके थक जाते थे, सो जाते थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, 2-3 घंटे तो पढ़ना है, क्योंकि अगर आप अगर कंटिन्यूटी आपकी छूटती है तो फिर पढ़ाई में मन, अगर 6 महीने में शायद है बालाघाट में अगर 6 महीने पढ़ाई छोड़ देता तो फिर दोबारा लाइन में आना बहुत मुश्किल की बात थी। कई बार ऐसा भी हुआ, यहाँ वैकेंसी भी नहीं आई एमपी में 2017 से, तो कई बार ऐसा लगा कि यार अब छोड़ दो, अब कोई ठिकाना नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन फिर ये सोचता था कि 2013-14 से पढ़ाई कर रहे हैं और अभी इस नौकरी तो 2016 में मिल गई थी, फिर भी लगातार पढ़ रहे हैं, तो 5-6 साल पढ़ाई के बाद भी अगर कुछ नहीं मिले और अगर एक चीज के लिए थोड़े से मायूस होकर अगर पढ़ाई बीच में छोड़ दो तो क्या कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इस चक्कर में कभी अगर मायूस होते भी थे तो यही सोच लेते थे कि इतने दिनों से इसलिए पढ़ाई की क्या कि अभी बीच में छोड़ने के लिए, तो फिर मोटिवेशन मिला और फिर आगे पढ़ते गए और भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छा रहा। स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो लगे रहिए, बीच में नहीं छोड़िए, क्योंकि
अपने 20-25 साल हर कोई पढ़ाई में बर्बाद करता है या बिताता है, लगाता है, तो फिर अंत में छोड़ दे तो फिर कोई मतलब निकलता नहीं है। अगर आपने बहुत लंबा समय निवेश किया है तो स्वाभाविक सी बात है उसका फ़ायदा भी उठाइए। आपकी क्या रणनीति रहती थी जब आप तैयारी करते थे? मैंने 2014 में जब 12वीं पास की तो उसके बाद मुझे बीई करनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से बीई ना होने के कारण मैंने गवर्नमेंट जॉब की तरफ अपना रुझान लिया। उसके बाद 2017 से 20 तक पढ़ाई थोड़ा सा अप एंड डाउन चलता रहा। 2020 के बाद जब कोरोना का पहला दौर आया तो उस समय और कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा प्रतीत हुआ कि अपन को गवर्नमेंट जॉब ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा अपन लोग समाज में अपना वर्चस्व बना सकते हैं। सही बात। उसके अलावा कुछ नहीं है। तो 2021 में जब प्रथम लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो उसके बाद मैं दिल्ली गया। तो दिल्ली में 2-3 दिन रहने के बाद दूसरा लॉकडाउन की संभावना फिर हो गई। तो हम लौट कर फिर आए, लेकिन दिल्ली के 4 या 5 दिन के अनुभव ने एक चीज़ सिखा दी कि पढ़ाई करने का माहौल अपने स्वयं से बनता है। आप परिस्थितियों के हिसाब से नहीं चल देंगे, परिस्थितियों को अपने हिसाब से ढालो। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम 3 दोस्त थे, मेरा एक दोस्त था प्रिंस कुशवाहा और सत्यम शर्मा, हम 3 लोग थे जो साथ में ग्रुप स्टडी करते थे। तो मैं सुबह 5 बजे उठ के स्टडी में निकल जाता था और 6 बजे 6:30 पे नहा धोकर कोचिंग पढ़ाने के लिए निकल जाता था। 7 से 10 अपनी कोचिंग पढ़ाई और 10 बजे के बाद वहीं पे कोचिंग के रूम पे हम 3 लोग बैठ के पढ़ते थे। तो 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे 8 बजे तक उसी रूम पर बैठ के हम तीनों लोग पढ़ते थे, जिसमें मेरा चयन उत्तर प्रदेश इंस्पेक्टर में हो गया, जबकि मेरा जो मित्र है वो उत्तर प्रदेश PCL में उसकी जॉब लग गई है। तो हम लोगों की मेहनत और साथ में एक दूसरे दोस्तों को सामंजस्य, अगर किसी व्यक्ति को किसी सब्जेक्ट में कमी हुई तो वो एक दूसरे की मदद करके हम लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया और माई की कृपा से आज हम सभी लोग चयनित बैठे हुए हैं। और प्रत्येक विद्यार्थी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम सफल नहीं हैं तो कोई रीज़न होगा, क्योंकि सक्सेस इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, सक्सेस इज अ जर्नी। अगर आप जब तक सक्सेस के लिए अपन सोचेंगे कि एक व्यक्ति ने कैसे प्राप्त कर ली सफलता प्राप्त करने के पीछे लोग उसके मेहनत नहीं देखते हैं। लोग सोचते हैं वो व्यक्ति सफल हो गया या किस्मत से उसका सिलेक्शन हो गया। किस्मत से उसका सिलेक्शन नहीं होता है, मेहनत से उसका सिलेक्शन होता है। सफलता जो होती है वो सामूहिक होती है और व्यक्ति का जो संघर्ष होता है वो व्यक्तिगत होता है। व्यक्ति कब संघर्ष करेगा किसी को पता नहीं चलेगा। जैसे हम लोग हैं, हम लोग सुबह 5 बजे स्टेडियम में उठ के UPSI के लिए दौड़ने जाते थे, तो किसी व्यक्ति को पता तो था नहीं कि अपन लोग सुबह 5 बजे उठ के सर्दियों में दौड़ने जा रहे हैं। लेकिन आज के समय में लोग कहते हैं कि दरोगा बन गए हैं। दरोगा बनने के पीछे जो हम लोगों का कठोर परिश्रम है वो ही हम लोगों को उसका ही निष्कर्ष है, उसका ही फल है जो आज हम सब लोग यहाँ पर सफल हुए बैठे हैं। धन्यवाद। यादव जी, एक तो नौकरी, वो भी पुलिस की नौकरी जिसमें बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो 24/7, और उसके बाद आपका जुनून भी था, तो आपने कैसे संभाला इन सबको और कैसे सफलता प्राप्त की? देखिए ऐसा है, जब इसका नोटिफिकेशन आया तो उस दिन से ये था कि करना तो था ही, ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन कोई था ही नहीं, मतलब और कोई एग्ज़ाम ना कोई बैकअप कुछ नहीं था कि करना यही एग्ज़ाम देना है। और कई दोस्त भी थे जो साथ में तैयारी कर रहे थे, जो डिपार्टमेंट के ही थे, अच्छे पढ़ने वाले लड़के भी थे कई साथ में। तो बस ये था कि ड्यूटी पहले तो ऐसी जगह पोस्टिंग करवाई कि जहाँ मेरी ड्यूटी फिक्स हो गई थी, मतलब शिफ्ट वाइज हो गई थी, 8-8 घंटे की शिफ्ट होती थी। तो मेरी रात वाली शिफ्ट थी, रात में 1 से सुबह 9 बजे तक ड्यूटी रहती थी मेरी। तो वही रहता था कि दिन में सोने का टाइम तो था नहीं क्योंकि पढ़ना था, तो रात में वही 5-6 घंटे जितने जल्दी आप सो जाओ और 1 बजे जग जाओ, 1 बजे रात में ड्यूटी चले जाओ, ऐसा रहता था। तो बाकी में जो दिन में टाइम रहता था उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, मतलब कंसिस्टेंसी रहनी ही चाहिए। अगर आप एक दिन गिरते हो तो दूसरे दिन फिर से आप अपने रूटीन पे आ जाओ, 2 दिन होता है फिर से वापस आप उस पर रूटीन पे आ जाओ। तो बस यही रहता है कि अगर आप कंसिस्टेंटली 6 घंटे भी आप देते हो तो आपकी सफलता निश्चित है। क्योंकि आज के ज़माने में यह बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इतनी ज़्यादा कट ऑफ बढ़ने लगी है जब से इंटरनेट का युग आया है, तब से मतलब कट ऑफ्स में देखता था पहले 2017 में काफ़ी कम जाती थी, लेकिन अब एकदम से ऐसा हो गया है कि काफ़ी मतलब हर सबके पास सारे संसाधन हो गए हैं। तो बस यही है कि इसमें अगर आप प्रॉपर अपनी स्ट्रेटजी रखते हैं और मतलब स्मार्ट वर्क होना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा आप फोकस ये करिए कि आप स्ट्रेटजी रखिए। अगर आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है तो आप उसी भीड़ में खो जाएंगे जिसमें लाखों बच्चे खो रहे हैं।
तो इसलिए सबसे पहले एक प्रॉपर प्लान अप करो, अपना सिलेबस रखो सामने, और उसी के हिसाब से मेरा भी ऐसा ही था। मैंने 1-2 बैच पहले देखे उसमें, तो उसमें ये था कि कहीं में जो मतलब ज़रूरत ही नहीं है जिसकी एग्ज़ाम में, उतना आप डीप चले जा रहे हो। हिंदी आप पढ़ने जाओगे, एक टॉपिक को वो 2-2 3-3 दिन खींच रहे हैं बैच में, उसका क्या मतलब है पढ़ने का? आप जितना कम उसको मतलब पढ़ के और जितना ज़्यादा रिवाइज करके चीज़ में वो ला सकते हैं, तो बस वही तरीका मैंने अपनाया कि मिनिमम रिसोर्स मैक्सिमम आउटपुट। और बस मैंने 2 चीज़ें थी जो मतलब हमेशा से दिमाग में रखी थी। एक तो था कि डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। मोटिवेशन है आएगा जाएगा, आप डिसिप्लिन रहिए, आप डेली अपने 5-6 घंटे निकालिए कैसे भी करके। और एक होता है कॉम्पिटेंस ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंस आप में फेक कॉन्फिडेंस भी होता है। कुछ लोग अंदर से बताते हैं भाई मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, ये सब नहीं, आपकी क्षमता होनी चाहिए। आप क्षमता, आप इतनी तैयारी करो कि आपकी इतनी क्षमता। अभी मैं इसी इंटरव्यू में हूँ, अगर मैं आऊँ और यहाँ मेरा पैर फंस जाए और मैं गिर जाऊँ तो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। और अगर लेकिन मुझ में क्षमता है तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा। ताकि अपनी क्षमता इतनी बढ़ाओ, इतनी प्रैक्टिस करके रखो आप कि आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत ना पड़े। कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा, आप में क्षमता होगी। तो बस इसी तरह मैंने तैयारी करी, और यही वही दिन में जो ही 5-6 घंटे डेली, जब तक मतलब पेपर हुआ, जब तक मैं रेगुलर रहा, कंसिस्टेंसी बिना एक भी दिन छूटे हुए। एक दिन मतलब छूट भी जाता था कभी ड्यूटी की वजह से, तो अगले दिन से फिर से अपने रूटीन पे आ जाता था। भाई जी, आपका क्या रूटीन रहता था पढ़ाई का? मतलब कैसे पढ़ाई करते थे, कितने घंटे पढ़ते थे, ये सब? मतलब घंटे का तो मैं नहीं कह सकता कि घंटे तो ऊपर नीचे होते, बस ये था कि मैं रेगुलर पढ़ता था। शायद ये कि मैं नियम नहीं टूटना चाहिए। मतलब आप किसी दिन 1 घंटे भी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप नियम मत तोड़ो। 1 घंटे पढ़ो लेकिन पढ़ो। किसी दिन आप 8 घंटे पढ़ लो, साथ पढ़ने का तो कोई टाइमिंग रहता ही नहीं है। जब आप फ्री हो, आप फ्री माइंड रह के अच्छी पढ़ाई करो। और मेरा ऐसा रहा कि मैं ऑफलाइन कोचिंग की है मैंने दतिया में विद्या अकेडमी पे, उन्हीं के पास मैं पढ़ा हूँ शुरू से। 2018 में मैंने मतलब 17 में 12th पास करके 2018 में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की थी। 2018 में मैंने एक एग्ज़ाम दिया ग्रुप डी। उस टाइम शुरुआत थी, 48 या 47 मार्क्स थे। थोड़ी हताशा हुई, लेकिन फिर ये था कि अभी नया नया हो तो कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, 2-3 साल कोरोना वगैरह इसमें रहा। लेकिन उसके बाद मैंने 3 से 4 एग्ज़ाम दिए, और माई की कृपा से तीनों चारों एग्ज़ामों में लगातार सफलता प्राप्त की। और जो फाइनली मैं ज्वाइन करने वाला हूँ वो अभी UPSI में ज्वाइन करूँगा। अब रही बात की पढ़ाई कैसे करें, तो अभी शिवम भैया ने कहा था कि हार्ड वर्क ज़रूरी है, स्मार्ट वर्क उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज आप वैकेंसी ना के बराबर बहुत कम, और फॉर्म डालने वाले लाखों लोग हैं। तो अगर आपको भीड़ से अलग होना है तो स्मार्ट वर्क करना चाहिए। रूपन भाई ने कहा, इन दोनों भाई ने कहा कि सिलेबस देखो पहले। आप ये देखो कि आपको सिलेबस में आना क्या है, आप वही चीज़ पढ़ो। जैसे मेरा UPSI का था, तो मैंने अपने सिलेबस को एनालिसिस किया पहले कि इसमें मैथ क्या आता है। मैथ एडवांस मैथ नहीं आता बहुत ज़्यादा इसमें, तो एडवांस मैथ पे मेहनत नहीं करनी है। अरिथमेटिक पे मेहनत करो, जैसे GS में मूल विधि और संविधान वगैरह पे मेहनत करी, हिंदी पे मेहनत करो। मतलब जो आपका सिलेबस है उसमें देखो कि आपका आना क्या है, उस पर आप मेहनत कीजिए। अब सेकंड चीज़ मॉक टेस्ट। किसी भी एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट मतलब एक बेसिक नीड है। अगर आप, क्योंकि आपको बहुत कुछ आता है लेकिन आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम में। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है कि हमें एग्ज़ाम देना कैसे है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे आपका ट्रेनर कोई युद्ध वगैरह चल रहा है, युद्ध वगैरह में आप बाहर मतलब तलवारबाजी वगैरह पे सब लोग सीख लेते हैं, लेकिन जब तक आप युद्ध क्षेत्र में जाओगे नहीं, उसमें उतरोगे नहीं फील्ड में, तब तक आपको मतलब आप सफल नहीं हो पाओगे। सेम ऐसा है, जब तक आप मॉक टेस्ट दोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, आप एग्जाम कमियां क्या हैं, आपकी टाइमिंग कैसे कम होगी। तो इन सब सारी चीज़ों पे वर्क करना चाहिए। और एक और है कि आप जब पढ़ रहे हो तो कोशिश कीजिए कि सरलतम से कठिनतम की ओर जाए। एकदम कठिन ना पढ़े, पहले अपना बेसिक तैयार करें सरल, उसके बाद आपको लगता है कि थोड़ा और ऊपर पढ़ना चाहिए तो आप थोड़ा सरलतम से कठिनतम की ओर जाएं। बस यही है, और तो सारा भैया लोगों ने बता ही दिया जो भी था, यही स्ट्रेटजी मेरी रही है। एक सीख हमें मिली कि सबसे पहले जरूरी है किसी भी परीक्षा के लिए कि हम उसका सिलेबस पढ़ें, उसका एक एक शब्द पढ़ें, विश्लेषण करें, हमें क्या आता है क्या नहीं आता है, उसके बाद ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। नोट्स का कैसे तैयार करें भैया, आप बताइए। नोट्स खुद के, अगर नोट्स की बात की जाए, अगर आप देखो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके नोट्स की स्ट्रेटजी अलग होती है, और अगर आप ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सब्जेक्टिव एनालिसिस और मेंस जो है राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लिखना रहता है ना, तो उसके लिए अलग प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल
अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अपना जितना भी सिलेबस है उसके एक नोट्स प्रॉपर तैयार होने चाहिए। मैथ्स के सारे, रीजनिंग के सारे, हिंदी के बिल्कुल प्रॉपर नोट्स तैयार होने चाहिए। और अगर रहता है जीएस पोर्शन, जैसे किसी भी सिविल सर्विसेज में या मेंस में वो सब आते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, ये सारी चीज़ें, साइंस हो गई, तो एक तो अपने होने चाहिए विस्तृत नोट्स, है ना, जिनको अपन बिल्कुल आराम से तैयारी के दौरान अच्छे तरीके से पढ़ते रहें हैं, ताकि हमारे सारे कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। दूसरे नोट्स होते हैं एक शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स मुझे लगता है कि अगर आपकी सफलता में शॉर्ट नोट्स बिल्कुल सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक विस्तृत नोट्स की बात, अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं, आपके लास्ट एग्ज़ाम रह गया है, 10 दिन बचे हुए हैं, 7 दिन बचे हुए हैं, तो आप उन शॉर्ट नोट्स का अध्ययन करें, ताकि आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं वो आपको रिकॉल हो जाएं। रिकॉल होंगी तो आप अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो लास्ट टाइम पे, है ना। कभी हो जाता है कि जैसे मान लो हमने कोई चीज़ 2 महीने पहले पढ़ी थी, 4 महीने पहले पढ़ी थी, लेकिन अभी हमारे दिमाग में थोड़ा सा धूमिल हो गई, वो नहीं याद आ रही है। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं तो आप उनको लास्ट टाइम में 7 से 10 दिन के बीच आपके एग्ज़ाम के पहले आप उन्हें अगर रिवाइज़ कर लो अच्छी तरीके से, तो आपकी सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी और आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास 2 प्रकार के नोट्स, विस्तृत नोट्स और शॉर्ट नोट्स ज़रूरी हैं। प्रैक्टिस करते रहें, सफलता आपको डेफिनेटली मिलेगी। कोई भी नहीं कह सकता कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, अगर आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी हो। ज़रूरी नहीं मेरी जो स्ट्रेटजी रही है वही आप अपनाएं, आपकी खुद की स्ट्रेटजी हो सकती है। आपके घंटे, नंबर ऑफ आवर्स कहीं भी डिपेंड नहीं करते कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 घंटे पढ़ रहे हैं। कई लोग ऐसा होता है कि 4 घंटे में ही बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लेकिन उनकी खुद की प्रॉपर स्ट्रेटजी रहती है। अगर आपकी प्रॉपर स्ट्रेटजी अच्छी तरीके से है तो आप अपना जो टाइम का है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, अपने इंटेलिजेंस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और जैसे ही आपने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया, आपका सिलेक्शन श्योर है, सर्टेन है, आप ये बिल्कुल मान के चलिए। 2 प्रकार के नोट्स यूज़ कीजिए, एक विस्तृत नोट्स, एक शॉर्ट नोट्स, बस। देखिए, कुछ विषय होते हैं जो हमें बहुत पसंद होते हैं, अच्छे लगते हैं पढ़ने में। कुछ विषय होते हैं जो कठिन लगते हैं, मन नहीं लगता उनको पढ़ने में। आप लोगों के भी स्वाभाविक है, कुछ ना कुछ कठिन विषय रहे होंगे, तो आपको क्या कठिन विषय लगते हैं अपने हिसाब से वैसे, और उन पर जो कठिन विषय हैं उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है? मेरा है, मुझे थोड़ी जीएस टफ लगती है, लेकिन बस यही है कि टफ तो कुछ होता ही नहीं है फिर। मतलब आप एक ऐसे टीचर को देखिए या ऐसे टीचर से पढ़िए जो आपको बेहतर तरीके से, मैं जीएस के बारे में बता रहा हूँ, कि उस सब्जेक्ट के बारे में आपको एक बेहतर नॉलेज दे सके। उसके बाद आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अच्छी मार्केट में जो बुक्स हैं उनको लाइए, आप उनको पढ़िए। आप मतलब बिल्कुल ऐसे पढ़िए कि आपको वो चीज़ें आपके दिमाग में उतरनी चाहिए। आप फिर उसके बाद आप मॉक, जो क्या बोलते हैं, एमसीक्यूज़ लगाइए। पहले आप थ्योरी पढ़िए, उसके बाद उसके एमसीक्यूज़ लगाइए। आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में उसका रिजल्ट दिखने लगेगा। और जिस दिन आपको रिजल्ट दिखने लगा उसका कि मुझे इस सब्जेक्ट में मेरा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आपको ऑटोमेटिकली लगेगा कि हाँ मेरा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो आप उसको कंटिन्यू रखिए और आपका वो सब्जेक्ट मतलब पहले से बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरा जीएस था, मुझे लगता नहीं था जब मैं कि अपना जीएस का सेक्शनल भी पार कर पाऊंगा, लेकिन मेरे अच्छे खासे मार्क्स आए। लगभग 29 मार्क्स थे मेरे जीएस, सॉरी 29 क्वेश्चन सही किए थे मैंने, 40 में थे जीएस में, कि जो कि बहुत अच्छा स्कोर है जीएस के लिए। और जबकि जब मैं एसएससी वगैरह देता था तो मैं जीएस को बिल्कुल छोड़ के आता था, तुक्के मार के आ जाता था जीएस में, वो पढ़ता ही नहीं था। लेकिन इसमें मैंने पढ़ी है, तो जब मैं जीएस अपनी अच्छी कर सकता हूँ तो कोई और भी कर सकता, कोई भी कर सकता है। ये मेरा पेपर पास हो जाता है। कुछ लोग हमारी तरह भी होते हैं, अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। 4 बार मैंने फिजिकल फेल हुआ हूँ मैं, 2 बार एमपी पुलिस कांस्टेबल की और 2 बार यूपी पुलिस कांस्टेबल की। तो आप लोगों ने नौकरी के साथ साथ भी फिजिकल निकाला है और आप लोगों ने ऐसे ही फिजिकल निकाला है, तो फिजिकल के लिए हमें क्या करना चाहिए? फिजिकल के लिए रूपन भाई बताएंगे। नहीं, ऐसा है, इसका श्रेय तो मैं अपनी ट्रेनिंग को दूंगा, जो मैंने 6 महीने की ट्रेनिंग की है कांस्टेबल में। तो उसमें इतना ज़्यादा मतलब ट्रेन कर दिया गया था कि फिजिकल में हम लोगों को यूपीएसआई में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो नॉर्मली भी अगर आप सुबह उठ के वॉक करते हैं, मतलब भाई एवरेज मान के चलिए, अगर आप 10,000 स्टेप डेली अगर अपने उसमें रखते हैं रूटीन में, तो आप समझ लीजिए कि एक्टिव इंडिविजुअल है, समझ रहे हैं। तो उसमें यही है कि आप थोड़े खुद को एक्टिव रखिए, और जब आपका वो आने लगा उससे थोड़े दिन पहले आप थोड़ा प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, टाइमिंग लगाने शुरू कर दीजिए। देखिए, पेपर निकलता है, मोटिवेशन अपने आप आ जाता है। सही है, पेपर आपका निकलेगा, मोटिवेशन आप में आएगा, क्योंकि नौकरी आपको चाहिए। आप लाखों में से आए हो ना, आप तो हजारों में यही है कि सुबह आप थोड़े खुद को एक्टिव रखिए, हमेशा ही रखिए, नॉर्मल लाइफ में रखिए, फिट रहना है हमें, क्योंकि हम लोगों की जॉब भी ऐसी है कि हम लोगों को फिट रहना बिल्कुल मैंडेटरी है। अगर आप कमजोर हुए तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये विभाग ऐसा है, इसमें इतनी जल्दी छुट्टी भी नहीं मिलती। आप बीमार रहोगे आपको फिर भी काम करना पड़ेगा। तो यही रहता है कि आप डेली टू डेली पैदल चलिए, जितना ज़्यादा हो सके पैदल चलिए।
बस ये मतलब 10,000 आप मान के चलिए पर डे 10 के स्टेप हमें कंप्लीट करना है। और आजकल मोबाइल आ रहे हैं, वॉच आ रही है, स्मार्ट वॉचेस, सब उसमें पता चल ही जाता है। तो बस ऐसे ही आप एक्टिव रहिए और थोड़ा अगर आपको किसी स्पोर्ट में इंटरेस्ट है तो उसके लिए टाइम निकालिए, आपका फिजिकल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिजिकल में आप दौड़ के तैयारी अगर देखा जाए तो देखो 2017 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। उसके बाद मैंने MP सब इंस्पेक्टर का फॉर्म डाला था, तो उसमें मेरा एग्जाम निकल गया था। लेकिन उस दौरान क्या है, क्योंकि उसमें 800 मीटर रहती है, 2 मिनट 40 सेकंड में उसको क्वालिफाई करना रहता है, जो अपने आप में काफ़ी बड़ा टास्क है। तो मैंने उस दौरान, चूँकि मैं पहले कभी ऐसे रनिंग वगैरह नहीं किया था, तो मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम। तो मैं 2 मिनट 40 सेकंड और 55 पल्स, मतलब लगभग आधे सेकंड से डिस्क्वालीफाई हो गया था इस दौरान, है ना। चूँकि मैंने ये रहता है कि स्प्रिंट जो रनिंग रहती है उसमें पहले आपको लॉन्ग रनिंग करनी पड़ती है, जैसे 10-12 वार्म अप के लिए 10-12 राउंड, लगभग 4 से 5 किलोमीटर रोज़। तो उस दौरान मेरी प्रैक्टिस हो गई थी। तो फिर उसके बाद जब मैंने एक बार रनिंग स्टार्ट की, फिर हेल्थ कॉन्शियसनेस तो रही ही है शुरू से। उसके बाद मैंने कभी छोड़ा नहीं। जैसे मान लो मैं स्टेडियम जा रहा, जब भी मुझे टाइम मिला, अगर पढ़ाई के दौरान टाइम नहीं मिला, जब भी मैं स्टेडियम गया 4-5 राउंड लगाए नॉर्मली, तो इससे फ्लो में बना रहा। और फिर उसके बाद जब फिजिकल आ गया था तो 15-20 दिन मैंने लगभग सुबह 4 से 5 किलोमीटर लॉन्ग रनिंग की, शाम को 4 से 5 किलोमीटर लॉन्ग रनिंग की, तो आराम से फिजिकल निकल गया। 28 मिनट में था मेरा, 22 मिनट 13 सेकंड में लगभग फिजिकल कंप्लीट कर लिया था ये वाला यूपी सब इंस्पेक्टर का। तो मुझे लगता है लॉन्ग रनिंग में तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है। अगर कोई व्यक्ति 2 महीने, अगर वो पहली बार भी दौड़ रहा है, अगर 2 महीने वो कंसिस्टेंसी से अगर अच्छे से रनिंग करता रहा, डेफिनेटली वो आराम से निकल जाएगा। जबकि स्प्रिंट 800 मीटर वो काफ़ी टफ रहती है, मतलब उसमें आपको पोटेंशियल भी चाहिए है और आपको विल पावर बहुत अच्छी चाहिए है, क्योंकि 800 मीटर में काफ़ी स्टेमिना चाहिए रहता है। तो उसके लिए 3 से 4 महीने लग जाते हैं, जबकि लॉन्ग रनिंग में आप 2 महीने में, 2.5 महीने में आराम से कर सकते हैं। धर्मेंद्र भाई, आप दौड़ की तैयारी कैसे करते थे? मेरे हिसाब से देखो, खुद से अच्छा आदमी खुद से अच्छा दूसरा उस आदमी को नहीं समझ सकता है। खुद से अपन जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ क्या रहना है, तो क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत में जैसे मैंने दौड़ना स्टार्ट किया, मैंने सीखा तो किसी से नहीं, बस सोच ये रहती थी कि हमें आना चाहिए और सब कुछ क्वालिफाई होना चाहिए। अगर हम फेल हो गए तो 4 लोग ये ना कहें कि यार ये भी नहीं हो रहा है, दौड़ भी नहीं हो रही है, और कर भी रहे हैं ना लोग करना रनिंग खुद को है। हाँ। और कर भी रहे हैं लोग, सब लोग कर रहे हैं, और तुम फेल हो जाओगे तो फिर माने ये तो ऐसा नहीं है कि इसमें साहब हमने पढ़ नहीं पाया, 4 घंटे नहीं पढ़ पाया। ये तो ऐसी चीज है कि 10 मिनट ही दौड़ना है केवल आपको। तो लगातार पहले शुरू में थोड़ा दौड़ा। पहला दिन जो मेरा था तो पता नहीं था दौड़ना कैसे है, तो एकदम से पूरी तेज मार दी, पूरी जान लगा के, तो 100 मीटर ही दौड़ पाए। 100 मीटर दौड़ पाए। फिर कहा यार ऐसे कैसे होता है यार, 100 मीटर ही दौड़ पाए और ये लोग 800 मीटर कैसे दौड़ लेते हैं इतने टाइम में, हम तो 100 मीटर में ही थक गए। फिर धीरे धीरे 1-2 लोगों से पूछा, तो दोनों ने कहा स्लो दौड़ो, स्लो दौड़ो और लगातार कंटिन्यू ऐसे दौड़ो कि सांस ना फूले। तो धीरे धीरे फिर जहाँ इसको अपनाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे दौड़ते रहे। फिर कहा 1-2 महीने लगातार अगर आप दौड़ते हो, किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, खुद अपना शरीर मेंटेन कर लेगा खुद को कि कैसे दौड़ना है। तुम्हें अपने स्टेप भी पता चल जाएंगे कि यहाँ की आप टाइम भी नहीं देखोगे अपनी घड़ी का, और तुमको पता चल जाएगा कि तुमने कितने मिनट में दौड़ निकाली है। इतना ज्यादा एक्सपीरियंस खुद का हो जाता है। फिर मेरा 2016 में MP पुलिस भी निकला था, तो MP पुलिस में भी मेरी 20 लड़कों में सबसे पहले नंबर 2:32 में निकली थी मेरी दौड़, 2 मिनट 32 सेकंड में। फॉरेस्ट में भी मेरी 2 घंटे 35 मिनट में, 4 घंटे का टाइम था तो 2 घंटे 35 मिनट में। जबकि वहां जो लोग लगे हुए थे, जो दौड़ करा रहे थे हमारे डिपार्टमेंट से, वो कह रहे यार इसमें तो कोई नंबर नहीं है, बोले क्यों दौड़ रहे हो तुम, 4 घंटे में दौड़ना है। मैंने कहा नहीं, मुझे पहले पे आना है, मुझे इससे मतलब नहीं है कि नंबर मिलने की नहीं मिलना है, बस पहले पे आना, मुझे इतने में शांति हो जाएगी, मैं पहले पे आ गया। बस 2 मिनट 35 सेकंड में पूरा दौड़ा था मैं। आधी दौड़ तो मैंने हाथ में जूते लेके की थी, पाँव में छाले भी पड़ गए थे, लेकिन बस करना लंबी रनिंग रहती है 20 किलोमीटर। तो आज तक मैं लाइफ में कभी फिजिकल में फेल नहीं हुआ। CPO का भी मेरा प्री निकला था, तो CPO का भी फिजिकल दिया, तो भी मैं 20-25 लड़कों में पहले या दूसरे नंबर पे। भूपेंद्र जो है ASI है, मेरा फ्रेंड है, तो वो भी उसका दूसरे मैंने पहले मैं दौड़ा, उसके मेरे जस्ट बाद वो दौड़ा था, तो उसमें भी मेरा 6.5 मिनट में थी, तो 6 मिनट में। बस खुद को मैंने ऐसे तैयार किया अभी तक फिजिकल में कि फेल नहीं होना है बस। अगर आप कीर्तिमान स्थापित नहीं कर पा रहे, आप इतनी टाइमिंग कम नहीं कर पा रहे, लेकिन फेल नहीं हो, क्योंकि अगर शासन जो समय रख रहा है तो वो उतना समय रख रहा है कि इजीली आप निकाल कर सकता है, सीधी सी बात। उस हिसाब से हाँ, कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली बात, एवरेज आदमी की जो रहती है टाइमिंग वो सरकार रखती है,
और अगर उसी को नहीं निकाल पा रहा तो क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं। फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी वालों को डीएसपी संतोष पटेल सर ने एक लाइन लिखी थी, मैं सुना था आपको, वो भी पहले 18 महीने फॉरेस्ट गार्ड रहे हैं, उन्होंने लिखा था। अच्छा, 2016 समाज की दुआएं मिलती हैं, ताजी ताजी हवाएं मिलती हैं, वन रक्षक की नौकरी में भविष्य की संभावनाएं भी मिलती हैं। तो जो लोग वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं, अभी फॉर्म भरे हैं, भविष्य में पेपर भी होना है, उनके लिए भी प्रेरणा है ये कि आप इससे नौकरी और बड़ी भी पा सकते हैं, इसमें समय भी मिलता जाता है। और जो लोग ये कहते हैं कि हम लोग नौकरी करने लगे अब तो क्या ही पढ़ने का समय मिलता है, उनके लिए उदाहरण है ये दोनों भाई, यादव जी और धर्मेंद्र भाई, जिन्होंने नौकरी के बावजूद समय निकाला है। और बाकी जो हमारे भाई सब बैठे हुए हैं, सबको भविष्य के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। एक आखिरी बात जो आप छात्रों को कहेंगे, जो उनके लिए भविष्य में बहुत सीख दे, प्रेरणा दे, एक आखिरी बात कोई भी स्टूडेंट्स के लिए या कोई भी व्यक्ति हो उसके लिए सबसे पहले अपनी प्राथमिकताएं तय करो कि आपको अपने जीवन में क्या प्राप्त करना है, कहाँ जाना है, किस ओर जाना है। जैसी आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी उसी के अनुसार आप अपने स्ट्रेटजी बनाओ, उसको फॉलो करो। लाइफ में आप कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं रहोगे, हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। सफलता आपको मिलेगी और सफलता आपकी कदम चूमेगी, ये डेफिनेटली पक्की बात है। साधारण शब्दों में कहें तो बिल्कुल अपनी प्रॉपर रणनीति तैयार कीजिए। धर्म भैया आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से तो सब कुछ करना चाहिए आदमी को, लेकिन किसी भी चीज़ को हावी नहीं करना चाहिए अपने ऊपर। अगर किसी चीज़ को आपने हावी कर दिया अपने ऊपर तो वो खुद को खा जाएगी, तुमको खा जाएगी बिल्कुल। इसलिए करना सब कुछ चाहिए जीवन में। मेरा तो ऐसा स्वभाव है, तुम भी जानते होगे, कि शायद है कि मुझसे आज तक किसी ने, मैंने नौकरी लगने के पहले 11-12 में पढ़ता था तो कभी किसी ने ये आशा नहीं की होगी कि मैं 11 में 12 में या आगे चल के भी ऐसा कर पाऊँ। जो बोलता था तो मेरे यही बोलता था, सामने तो कोई नहीं बोल पाता था, पीठ पीछे यही बोलता था, यार ये तो ऐसे ही है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। और अभी भी मेरा स्वभाव वही है। अभी मैं जिन टीचरों से मेरे पुराने वो मिलता हूँ, वो कहते हैं यार तुम बदले नहीं है। मैंने कहा अगर मैंने खुद को बदल लिया मैं ही नहीं रहूंगा, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है बदलने का। यार साधारण शब्दों में कहें तो खुद आदतों को हावी मत होने दीजिए, बस बाकी जो आपकी ताकत है उसी पर काम करते हैं। हमेशा खुश रहो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, हमेशा खुश रहो। चेहरे से मुस्कान नहीं जानी चाहिए। आज का समय भी ऐसा है, इतना क्रूशियल समय है, अगर इसमें अगर थोड़े भी मायूस हुए तो तुम मर जाओगे बिल्कुल। इसलिए चेहरे से मुस्कान नहीं जानी चाहिए कभी भी, चाहे जितना समय खराब हो। जलने वाले मर जाएंगे अगर भाई आप क्या कहेंगे? बहुत एक आखिरी बात, जो आखिरी बात के तौर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि विद्यार्थियों को अपने जीवन में जो मेहनत है वो मजदूर वर्ग जैसी करनी चाहिए, क्योंकि आप मजदूर जैसी मेहनत करोगी तभी जाके आपका आगे का जीवन होगा, वो राजाओं जैसा जीवन होगा। और लोग क्या कहेंगे इसमें अपन को मतलब नहीं है, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सही बात है, लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, लोग तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे। और जब अपन मेहनत करते हैं तो मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि सफलता शोर मचा दे। और सफल होने का एक ही शॉर्टकट है कि आप मेहनत इतनी कर लो कि सफलता अपने आप आ जाए। शायद ये ना कहते हैं कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। सही बात है। यादव जी आप क्या? जो जैसे न्यू एस्पिरेंट है उनके लिए 2 लाइन कहना चाहूँगा मैं। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। तो बस भैया एक संकल्प आप कर लीजिए, तो अगर आप फुल मेहनत करेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अपना इरादा बना लीजिए, मंजिल बना लीजिए और उसी पर काम कीजिए, मेहनत कीजिए। भाई साहब आप? हाँ, मेरे गुरुजी ने मुझसे एक बात कही थी पढ़ने के लिए, कि जब आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़े पढ़ाई में तो आप कहीं से मोटिवेशन मत ढूंढिए, आप अपने माँ बाप का चेहरा देखिए, आपको मोटिवेशन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। और दूसरी बात कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपने अगर नौकरी लगानी है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और एक वो है जैसे कि जब सफलता जो है वो वनवास के बाद ही मिलती है। राम कब बने? वनवास को। अवधूत सर ने एक बात कही थी, मैंने उनको बहुत अच्छी लगी उनकी, राम कब बने? जब उन्होंने 12-13 साल का वो अपना वनवास काटा। पांडव कब बने? जब उन्होंने वनवास काटा। तो आप गवर्नमेंट जॉब कब पाओगे? जब आप मतलब 12th पास करने के बाद 2 से 3 साल अपने आप को वनवास, मतलब वनवास मीन्स ये नहीं कि आपको सब कुछ छोड़ देना है, आप अपने आप को इतनी मेहनत कीजिए इन 2 से 3 सालों में कि आप राम बन के, आप पांडव बन के निकले। जैसे गुप्ता जी ने भी कहा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता सुर मचा दे। तो 2-3 साल बढ़िया खामोशी से मेहनत करो, सफलता सुर मचा देगी। सेम मेरा है, 2-3 साल तक मुझे यहाँ कोई, मतलब मैं अपना पढ़ाई में शायद इनमें से कोई भी नहीं जानता, हम लोग बाद में ही मिले सारे। अपना पढ़ता था, किसी से मतलब ही नहीं था। आज कहीं भी निकलो, दरोगा जी, ऐसा ही सब, मतलब सब लोग जानने लगे
क्यों? मेहनत है, मेहनत ने शुरू मचा दिया। सेम मैं सभी जो विद्यार्थी उनसे यही कहूँगा, आप मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत कीजिए आप, मेहनत मैंडेटरी है। मेहनत कीजिए और अपने लक्ष्य निर्धारित कीजिए, उस पर काम कीजिए, सफलता निश्चित ही आपको मिलेगी। धन्यवाद प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो या जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपके काम में आएगी। और चाहे आप छात्र जीवन में रहें या निजी जीवन में, ये सीख आपको हमेशा के लिए काम देगी। आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपने YouTube चैनल पे बुलाया। थैंक यू भाई।